नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के राजधानी मार्च पर अब सियासत गरमाती जा रही है। एक तरफ हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर के आदिवासी 300 किलोमीटर पैदल चलकर आदिवासी राजधानी रायपुर पहुंचे और हसदेव अरण्य में कोल खनन और बस्तर से 5वीं अनुसूची की अनदेखी से आदिवासी नाराज हैं। आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई। दोनों ने इनकी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। चूंकि आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और इसको लेकर एक बार फिर से अब सियासत तेज हो गई है। और चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने क्या कुछ कहा है। जो कोल इंडिया का जो कोल माइंस वाला मामला है सेंटर का है और राज्य सरकार के अधीनस्थ क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ों से मैं सलाह मशवरा लेकर आगे जो भी कानूनन जो भी है नियम के अनुसार मैं आगे कार्रवाई करूंगी जो इनके हक में हो। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, जबकि संविधान में ये अधिकार आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है ये अलग से प्रावधान संविधान में किए गए हैं कि इन पंचायतों में बगैर राज्यपाल के अनुमोदन से यहाँ न नगर पालिका जाई जा सकती है, न नगर निगम बना जा सकता है और न ही नगर पंचायत। तो अब छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले ने तूल पकड़ ली है और अब विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या कुछ कहा सांसद सुनील सोनी ने, वो भी सुनिए। 300-350 किलोमीटर से आदिवासी भाई बहन रायपुर आ रहे हैं और मांग रख रहे हैं अपनी। मुख्यमंत्री जी के पास में समय नहीं है कि उन पैदल चल के आए हुए थके हुए आदिवासियों से उनकी मांग सुने, उस पर विचार करें। मैं धन्यवाद दूंगा महामहिम राज्यपाल जी का कि जिन्होंने बस्तर से आए आदिवासी भाई बहनों की बात को सुना, उनको सुकून लगा कि हमारी बात कोई सुन रहा है और उसके लिए कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन सरकार जो है उसको कोई लेना देना नहीं है, कुर्सी बचाने पे लगे हैं कि किसी वर्ग के लोग अगर क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कोई है ही नहीं, माई बाप नहीं है। वो इतना चलने के बाद में किसके पास में अपनी गुहार करे, ये सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए हो गई है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री यानी कि टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आपके जो भी बिंदु हैं अगर मिलेंगे, मैं भी अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र आप लोगों की मांगों के साथ प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि मैं भी इसमें पूरी तरह सहमत हूं कि जो नो गो एरिया उस समय डिक्लेयर हो गया, उसके आगे अगर जाते हैं तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मेरा भी व्यक्तिगत पूरा विरोध है। मैं उसमें जो बात हो गई, जो दे दिया, पहले तय हो गया, उसको अलग करके आगे एक लकीर खींच गई तो वो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। और वो लक्ष्मण रेखा को जब पार करते हैं तो क्या होता है, रामायण की कहानी में हम लोगों ने तो लक्ष्मण रेखा को अगर पार करते हैं क्या होता है ये देखा है हमने रामायण की कहानी में। ये कहा है यानी कि नो गो एरिया, इसको लेकर अब बयान दिया छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी, और साफ तौर पर आदिवासियों के साथ वो नजर आए हैं। और अब आज के सवाल की भी बात कर लेते हैं। आदिवासियों की राजधानी पर चढ़ाई, जल जंगल जमीन के हक की लड़ाई। हसदेव अरण्य पर आर पार कौन, लक्ष्मण रेखा कर रहा पार, और बस्तर में 5वीं अनुसूची की अनदेखी, पिछली या असली, कौन सरकार जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का मार्च, कांग्रेस बीजेपी में सियासी वार, तो ये आज के सवाल हैं और इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा मामला हसदेव अरण्य को बचाने की कोशिश आदिवासियों की, जिसके चलते 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचे आदिवासी राजधानी रायपुर, और वहीं अनुसूची
पांचवी अनुसूची की अनदेखी का मामला, तो दूसरी तरफ से बस्तर के आदिवासी भी पहुंचे। तो अब आदिवासी दोनों तरफ से पहुंच गए हैं राजधानी, और आदिवासियों की मांग ये कि भाई उनकी जल जंगल जमीन की जो उनका हक है उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज मुलाकात भी की आदिवासियों ने, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, राज्यपाल से मुलाकात की है, आश्वासन भी मिला है। लेकिन इस सब के बीच प्रदेश में राजनीति भी अब चरम पर है। और आदिवासियों की मांग ये थी कि उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है, और उनकी मांग पूरी भी हुई। आज मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात के बाद मुलाकात पर क्या कुछ बात हुई वो भी सुनी। जिससे मुलाकात हुई, जो हमारे जो मदनपुर क्षेत्र का जो नो गो एरिया का बात हुआ था, उसमें मदनपुर क्षेत्र को बचाने की बात हुई थी, और उसमें पूरे जो क्षेत्र है हमारे संघर्ष है उसको कहे थे कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं। हाँ। बोले हैं कि मदनपुर क्षेत्र संरक्षित रहेगा, उसके लिए हम काम करेंगे अभी भी। और जिस प्रकार से जो पतुरिया गिदमुड़ी है कोयला खदान, उस पर बोले हैं कि उस पर आप निश्चिंत रहें, खदान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री ने सुना आप लोग को, पूरी बात को सुना? बात तो सुना, सबका बात सुना, माता बहन भी थे, अब भाई लोग भी थे, सभी के बात सुने। अच्छा, कुल कितने लोग थे आप लोग? अभी तो 350 आसपास थे। अब क्या करेंगे आगे? और आगे तो भैया हम आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन बिना हम लोग रह नहीं सकते, दूसरा धंधा कर नहीं सकते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा भैया। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे कांग्रेस नेता हैं, श्रीचंद सुंदरानी पूर्व विधायक बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा संदीप दुबे जी से होगा, क्योंकि आपकी ही सरकार है संदीप जी, तो सवाल आपसे ही बनता है। अब दोनों तरफ से आदिवासियों से अभी घिर गई है राजधानी, दोनों तरफ से आदिवासी आ चुके हैं। हसदेव अरण्य को बचाना और पांचवी अनुसूची की अनदेखी, ये अब आदिवासियों की मांग है। तो आश्वासन आज मिल गया है, तो क्या लगता है कि आदिवासी जल्द मान जाएंगे, और आज आश्वासन के बाद आदिवासी को कोई परेशानी नहीं होगी और नाराज नहीं रहेंगे सरकार से? देखिए, इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दो अलग अलग बातें हैं। एक जो हसदेव अरण्य संघर्ष समिति के नाम से जो पद यात्रा निकली है, उस पर उनकी जो मांग है, जो मैं समझ पाया हूँ, जो हम समझ पाए हैं, उस पर मुख्य फोकस उनकी है, जो उनका जो एरिया है लेमरू क्षेत्र जो है, जहाँ पर कोल खनन होता है, और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने 2018 में नो गो एरिया को छुपाते हुए जिस प्रकार से सरकार ने एनओसी दिया, जिसके कारण एक पर्टिकुलर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने काम किया, और उसके बाद आवंटन का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो सूची है हमारी, जो संविधान की जो लिस्ट 1 है, यूनियन लिस्ट, संघ की लिस्ट, उसमें एंट्री 54 जो है माइनिंग के संबंध में है। माइनिंग का पूरा रेगुलेशन, कानून बनाना, उसको रेगुलेट करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आपको मैं बता दूं, यूपीए सरकार ने 2010 में जब उसमें 1995 वर्ग किलोमीटर को नो गो एरिया घोषित किया। नो गो एरिया का मतलब होता है कोई भी प्रकार का वहां खनन नहीं होगा, किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा, किसी प्रकार के आदिवासियों के अलावा अन्य लोगों का रहवास नहीं होगा। उसके बावजूद रमन सरकार ने 2018 में मोदी के इशारे पर सीधा सीधा इन्होंने एनओसी दिया, जो छुपा के दिया। ये कानूनन अपराध भी है। आज जो आदिवासी भाई इतने दूर पदयात्रा करके आ रहे हैं, सिर्फ उनको जो उनकी जो मांग है कि उस क्षेत्र में अवैध कोयले की खनन ना हो, इसलिए ना हो क्योंकि वो नो गो एरिया 2010 में घोषित है, और प्रदेश की पूर्ववर्ती हमारी सरकार है। लेकिन खनन का जो, तो ये परेशानी का सामना ना करना पड़ता, जल जंगल जमीन की लड़ाई उनको अभी ना लड़नी पड़ती, 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके राजधानी ना पहुंचना पड़ता उनको। अभी तो आपकी सरकार है, अब आपकी सरकार क्या करेगी अगर वो नो गो एरिया है और खुद
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है, अपनी ही सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा है और कहा है कि भाई लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा पार करने का मतलब क्या होता है रामायण में हर किसी ने देखा है, ये कहा है। तो आपकी सरकार है तो आपकी सरकार कुछ करती क्यों नहीं, नौबत यहां तक क्यों आ गई है, ये भी बात है। श्रीचंद सुंदरानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं। श्रीचंद जी, बीजेपी अब लगातार हमलावर हो रही है, ठीक है, विपक्ष का काम है और अगर आदिवासियों के हक की बात बीजेपी करती है तो बड़ी खुशी की बात होगी, आदिवासियों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन ये मैटर लंबे समय से चला आ रहा है, तो जब रमन सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं इस बारे में पूरा ध्यान दिया गया? और तब से उनको लगातार आश्वासन और इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं तो इससे पहले भी कई तरीके के आश्वासन, जमीन लेकर उनको कुछ नहीं मिला और वो आदिवासी भटकते रहे, परेशान रहे। तो आज आदिवासियों की चिंता हर किसी को होती है, लेकिन उसके बावजूद आदिवासी परेशान घूमते रहते हैं। देखिए श्रद्धा जी, निश्चित रूप से आदिवासी इसमें छत्तीसगढ़ में ठगा महसूस कर रहा है। 3 साल से कांग्रेस की सरकार है और बड़े बड़े वादे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, और जब भी ये डिबेट में बैठते हैं दो इनके निश्चित रूप से हर प्रवक्ता ने रट लिया है। एक मोदी जी के खिलाफ बोलना, बीजेपी के 15 साल की बात करना और 3 साल की कोई चर्चा नहीं करना, और भूपेश बघेल आदिवासियों के हित चिंतक है और आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आज सर्व आदिवासी समाज पद यात्रा करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहा है, तो कहीं न कहीं इस बात का संकेत तो है कि आज आदिवासियों में जिस प्रकार से बाकी अनुसूची को लेकर या अन्य क्षेत्र को लेकर जो उनके मन में पीड़ा है, दर्द है, वो उठा के आए हैं। रहा सवाल डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित नहीं हुई। अगर कोई बात होती थी तो बैठ के बात कर दी जाती थी, समाधान किया जाता था। लेकिन 3 साल की इस सरकार में कोई वर्ग तो इनसे खुश हो, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं, चाहे मजदूर हो, आदिवासी हो, चाहे यहाँ के पिछड़ा वर्ग के लोग हो या व्यापारी हो, कोई वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है। और सरकार निश्चित रूप से हर मोर्चे पे वादे जितने भी किए हर मोर्चे पे विफल साबित हुए। मैं मित्र हमारे कांग्रेस के दुबे जी, संदीप दुबे जी को सुन रहा था, वो सारा का सारा मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार पे अपनी बात को डाल देते हैं। ये जिम्मेदारी कब तक ये जिम्मेदारी का एहसास करेंगे? ये 3 साल से इनकी सरकार है, ये बुलावे में। अगर हमारी पार्टी की सरकार ने अगर कहीं कोई गलत किया होगा तो अब तो सरकार 3 साल में यही सवाल मेरा भी था कि जो रमन सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया, 3 साल होने आ रहे हैं, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, तो आप चेंज कर दीजिए भाई, बात ही खत्म। तो समझ में भी आएगा आदिवासियों को कि सरकार बदली है और सरकार बदलने का कुछ फायदा भी हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? संदीप जी, जब भी बात आती है आदिवासियों की, छत्तीसगढ़ की अगर खासतौर पर मैं बात करूं, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है और 2023 में चुनाव भी हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चाहेंगे कि भाई आदिवासी उनके सुन लें, और जिसकी आदिवासियों ने सुन ली उसकी बल्ले बल्ले, ये कहा जा सकता है। लेकिन विडंबना इसे कहेंगे कि उसके बावजूद आदिवासियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तो वोट बैंक भी है आदिवासी, तब तो सुनना चाहिए, तब तो इनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। संदीप जी, मैं इसमें 2-3 बात आपको बताना चाहूँगा कि एक विषय है जो हसदेव अरण्य एरिया का है, जो कोल खनन से है, जो केंद्र का विषय है। आपको मालूम है कि माइनिंग जो है, माइनिंग का रेगुलेशन एंट्री 54 लिस्ट 1 में है, यूनियन लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये केंद्र का विषय है। तो इस पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सीधे केंद्र से ही बात करनी होगी आदिवासियों को, उसको सुधारने के लिए एनओसी राज्य सरकार देता है। दूसरी बात आपको एक और मैं बात बता दूं, एक बात और मैं बता दूं, मैं इस पर 1 मिनट बोलना चाहूंगा क्योंकि इसमें राज्य सरकार पर बात आ रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जून माह में जो नेशनल कोल ब्लॉक है उसमें से 71 कोल ब्लॉक का नीलामी के लिए नोटिफिकेशन हुआ। 22 जून को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, जिसमें से हसदेव अरण्य के भी कुछ कोल ब्लॉक थे, भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिखा मोदी सरकार को कि हमारे जो क्षेत्र के 11 कोल ब्लॉक है उसको आवंटित ना किया जाए, क्योंकि हम इसको कुछ क्षेत्र लेमरू उससे आते हैं, रिजर्व एरिया से, कुछ क्षेत्र हसदेव से आते हैं,
तो आपको याद होगा और मेरे ख्याल से श्री सुंदरानी जी को भी याद होगा कि जब केंद्रीय कोल राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने 5 जो कोल ब्लॉक थे उसको उस सूची से हटा दिया और उसमें हसदेव अरण्य का भी भाग था। लेकिन आपको जो ये आदिवासी इस पद यात्रा में आए हैं उनका जो बेसिक मांग ये है कि जो कोल ब्लॉक उद्योगपति अडानी को आवंटित की गई है 2018 के एनओसी से आवंटित की है, ये उनका प्रमुख वो है इशू कि इस पर जो है केंद्र सरकार को विचार करना है कि उनका कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में ज्यादातर मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से होता है। और ये कहा जाता है कि ये तो भाई केंद्र की तरफ से होगा। ज्यादातर मुद्दे ऐसे हैं, ज्यादातर विषय में बात करो तो उसका संबंध केंद्र से निकलता है और फिर सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है, सीधे सेंट्रल से उसका कनेक्शन होता है। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी श्रीचंद जी, अगर सीधे सीधे संबंध इसका केंद्र से है तो फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? भाई केंद्र, आप केंद्र में कहें, आप केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी से कहें कि भाई ये जो दिक्कत आदिवासियों को हो रही है दूर करे। आदिवासी बड़ा वोट बैंक भी तो है। श्रद्धा जी, निश्चित रूप से ये केंद्र पे आरोप तो लगाते हैं, लेकिन तथ्यों पे आधारित आरोप लगाएं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद हैं, 9 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। कभी मुख्यमंत्री जी इन 11 सांसदों को बुलाकर और कांग्रेस के जितने भी 4-5 सांसद थे सबको बुलाकर अगर वो बात करें और दिल्ली में अपनी बात रखवाएं, ये सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी होगा कि केंद्र के हाथ में। अगर इन्होंने एनओसी, राज्य सरकार के बिना एनओसी के अडानी को अलॉट हो गया, क्या अडानी का नाम लेकर ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं? और अडानी से पर्दे के पीछे मेरा सीधा आरोप। जी 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 संदीप जी, नो गो एरिया की बात कही गई। आज टी.एस. सिंहदेव ने भी कहा कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं की जाएगी। एक इसको लेकर इसमें एक नया कानून ये ऐड हुआ था कि भाई ग्राम सभा जो तय करेगा वही होगा। पहले नो गो एरिया, उसके बाद ये भी हुआ था कि जो ग्राम सभा तय करेगी। और यही बात आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी कही है कि जो ग्राम सभा तय करे उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो फिर वैसा क्यों नहीं हो रहा है उस नियम के हिसाब से? ये तो सीधा निर्णय है श्रद्धा जी कि ग्राम सभा में ही तय होगा। ग्राम सभा से अनुमोदन का जो बात है वो तो 42 संविधान संशोधन के बाद जो है आर्टिकल 243 में लिया, उसके बाद ग्राम सभा को पावर दिया गया है। वो चाहे छोटा खनन हो या बड़ा खनन हो या सेकेंडरी मिनरल्स हो या प्राइमरी मिनरल्स हो, ये सारे के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन लेना जरूरी है। अब ये विषय हो सकता है कि ग्राम सभा से अनुमोदन लेने में किस प्रकार का मापदंड, वहाँ पे लोकल स्तर में क्या गड़बड़ी हुई है, ये विषय जो है जब आएगी। और इस बात को तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। राजीव गांधी तो पंचायती राज लेकर आए थे, उन्होंने इसको लागू किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। तो भाई उनकी कही हुई बात का, उनके लाए हुए पंचायती राज को, एक साल पूर्व जो है सर्व आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था कि आदिवासियों के लिए जो भी समस्या होगा उस समस्या को मंत्रिमंडल की उप समिति पास रखी जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल उस अनुशंसा पर विचार करके निर्णय लेगा। इस संबंध में हमारी नीति पूरा स्पष्ट है। कांग्रेस की सरकार जो है आदिवासियों के साथ है। एक इशू ये बार बार बोल रहे हैं कि पदयात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है, तो दूसरा जो इशू है वो नगर पंचायत बनाने का है। ग्राम पंचायत से जो नगर पंचायत बना उस विषय पर पदयात्रा या यात्रा ये निकाली गई है आदिवासी भाइयों के द्वारा। तो उस संबंध में आपको मैं बता दूं 2008 में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील किया गया। तब किसकी सरकार थी? बार बार श्री सुंदरानी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं, तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं। आप उन्हीं आदिवासी भाई जो आज आए हुए हैं उनसे आप पूछिए कि इनकी समस्या कब से है। 2008 से 13 साल हो गए, करीब 10 साल हो गए, आज तक इनकी बीजेपी की सरकार थी और तब से परेशानी चल रही है। आपका ये कहना है, लेकिन फिर मैं कहूंगी 3 साल लगभग होने जा रहे हैं या हो गए हैं। अब तो आपकी सरकार है, बहुत सारी चीजें अब आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं।
करिए ताकि आदिवासी खुश रहें। जैसा कि सरकार कहती है कि भाई आदिवासी हमारे राज्य में खुश हैं, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जल जंगल जमीन की चिंता लेके बैठे हैं और राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं, वो भी दोनों तरफ से आदिवासी। तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। आलोक शुक्ला जुड़ गए हैं, मैं रोकना चाहूंगी आपको। आलोक शुक्ला जुड़ गए हैं, संयोजक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के वो संयोजक हैं। आलोक शुक्ला से भी जानना चाहेंगे आखिर क्या स्थिति है, इसलिए उनसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप अपनी बात रखेंगे संदीप जी और श्रीचंद जी अपनी बात रखेंगे विपक्ष होने के नाते। लेकिन आलोक जी बताएं जरा क्या स्थिति है। भाई दोनों ये कह रहे हैं आलोक जी कि हमारी सरकार थी तो हमने बहुत अच्छा किया, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमारे राज्य में बहुत आदिवासी खुश हैं। अगर आदिवासी खुश हैं तो आज जल जंगल जमीन के लिए 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके राजधानी क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, आदिवासी हितैषी होने का दावा दोनों राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम भी दोनों दल करते हैं और छत्तीसगढ़ इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है। हसदेव से 300 किलोमीटर लोग पैदल आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ स्वयं कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था वहां के जंगल जमीन बचाने का। आज सत्ता में आने के बाद ये नौबत नहीं पड़ती। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि बीजेपी के समय फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर वहां की वन स्वीकृति ली गई, ग्राम सभा की सहमति बिना भूमि अधिग्रहण किया गया। सत्ता परिवर्तन हुआ, हमें अपेक्षा करते थे कांग्रेस से कि जो पिछली सरकार के में जो गैरकानूनी कार्य हुए हैं उनकी जांच और कार्रवाई हो, लेकिन इस सरकार ने भी नहीं किया। जब आप विपक्ष में रहते हैं तब आप आदिवासी के साथ खड़ा होने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप वही करते हैं जो पिछली सरकार करती है। और इसका उदाहरण है हसदेव से लेके बस्तर के तमाम इलाके। सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो संसाधनों में जो समुदाय के आदिवासियों के अधिकारों का सवाल है, 5वीं अनुसूची, पैसा और वन अधिकारों के जो सवाल है, सतत पूरे प्रदेश में संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके आदिवासियों के लिए जो हित में कानून बने हैं उनको साइड करके उल्लंघन करके जो जल जंगल जमीन है संसाधनों को जो कॉर्पोरेट को सौंपने की प्रक्रिया है ये सतत जारी है। और दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की होने के बावजूद भी इस प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं है। और जो बीजेपी हितैषी होने का दावा करती है, केंद्र की मोदी सरकार तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करके ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक के आवंटन कर रही है। यहाँ विपक्ष में होने के बावजूद भी कभी बीजेपी ने बयान नहीं दिया कि चलिए नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ ये मुद्दे हैं वो दोनों चुप होते हैं। श्रीचंद जी, प्रधानमंत्री को खत भी लिख चुके हैं आदिवासी इसी बाबत खत लिखा गया है। आज बीजेपी हितैषी बनने की बात करते हैं, मैं फिर कह रही हूँ जो भी हितैषी बनता है और अगर हितैषी है तो कितनी अच्छी बात है। आदिवासियों को तो फिर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले 15 साल आपकी सरकार रही और अब भाई 2.25 साल से लगभग कांग्रेस की सरकार है, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ शब्दों पर जाएं तो कि हितैषी सरकार है, हम हितैषी हैं, हम आदिवासी हितैषी हैं। नया रायपुर बना तब भी काफ़ी कुछ फेरबदल हुए, ज़मीन ली गई, ये कहा गया उसके बदले कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसके बदले नौकरी दी जाएगी, कुछ नहीं मिला। और तब भी ऐसा ही हुआ कि जो ज़मीनें थी वो खोद दी गई, वो ज़मीनें भी बर्बाद हो गई। मतलब ठन गोपाल कुछ हाथ नहीं लगा आदिवासियों के। आज हितैषी की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री को खत लिखा जा चुका है, केंद्र के हाथ में अगर मामला है तो कुछ क्यों नहीं किया जाता? देखिए श्रद्धा जी, आपने जहाँ तक नई राजधानी की बात की, जमीन के अधिग्रहण की बात की, आपसी सहमति से जो अधिग्रहण हुए, किसी पे जोर जबरदस्ती कोई अधिग्रहण नहीं हुए। और लगातार जहाँ तक आदिवासियों के हितों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के हितों के साथ खड़ी है। अगर ग्राम पंचायत की बिना एनओसी के कोल ब्लॉक आवंटित किए गए तो क्यों नहीं ये तथ्यों की सरकार 3 साल से काम कर रही है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा कर पाए? ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। और हम आज भी कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के हक के लिए हम भी लड़ेंगे। और जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, आपने कहा कि हमारे सांसद हैं, उनको कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने नहीं बुलाया, कभी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया छत्तीसगढ़ में। श्रद्धा जी, मैं आपको बताऊं, किसी भी मुद्दे पे एक परंपरा रही है। मोदी जी ने भी कोरोना महामारी के चलते सारे विपक्षी दलों से स्वयं बात की थी और उसके पहले भी मनमोहन सिंह जी की लेकिन सब सांसद मिलके भी तो मुख्यमंत्री से बात कर सकते। ठीक है, मुख्यमंत्री ने नहीं बुलवाया,
तो जाके देखिए, सांसद बात कर ले भाई। प्रदेश की क्या समस्याएं हैं, सांसदों को विश्वास में लेकर सांसदों से उसके साथ मिलकर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी के सामने अपना पक्ष तो रख सकते हैं। ये सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करते श्रद्धा जी। इन्होंने अभी संदीप तक जी, जितना भी किया संदीप है जी, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में आप- बयान देते हैं क्योंकि और दिल्ली जाके मुद्दा मिलते कोई भी नहीं हो है। तो केंद्र की तरफ जाती है आपकी बात, और ये पहला मुद्दा नहीं है। काफी मुद्दों में ऐसा ही होता है कि भाई ये केंद्र की वजह से नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की आलोचना करना, मोदी जी तो को क्यों नहीं कोसना ऐसा कि जो और इतने रमन सिंह सांसद जी हैं की 15 साल छत्तीसगढ़ की में, सरकार का उनको उल्लेख बुलाकर करके उनसे कोसते बात रहना। करके कि भाई आप इस बात को रखें, जाकर आप इस बात को केंद्र में जाके रखें, आपकी सरकार है, आपकी बात की महत्वता होगी, उसको समझा जाएगा। ये क्यों नहीं किया जाता? जैसा कि आपने हसदेव अरण्य को लेकर कहा कि केंद्र की तरफ से ये पूरा अटका हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात से ये भी सहमत होंगे, 15 साल सरकार में रहे हैं और संविधान को मानने का दावा करते हैं। संविधान में जो खनिज का जो माने केंद्रीय यूनियन लिस्ट में है, उस लिस्ट पे भाजपा का एक भी सांसद कल बयान दे दे कि हम मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे, या चिट्ठी लिख दे, एक चिट्ठी तो लिख के बताएं। इनको अपने टिकट की चिंता है अगले बार की, कब टिकट कट जाएगा। ये वहां से इशारा होता है, तब कार्रवाई करते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं। हम जो है हमारे ऊपर आदिवासियों ने विश्वास किया, हम जो है आगे बात बढ़ाएं, यानी कि अपनी तरफ से नहीं किया जाएगा, लेकिन हम हितैषी जरूर हैं। का मिला है। आलोक जी, समय कम है, मुझे आलोक जी का भी रिएक्शन लेना है। आलोक जी, यही भंवर होता है मुझे लगता है इसमें, जो आदिवासी जनता पिसती जाती है। सुंदरानी जी ने कह दिया कि बुलाएं सांसदों को, संदीप जी ने कह दिया कि वो अपनी तरफ से चिट्ठी लिख दे, अपनी तरफ से बात कर लें, पर कोई मिलकर बैठकर कोई बात नहीं करेगा। देखिए, यही सबसे बड़ी दुखद की स्थिति है कि हर वक्त आप जो है वो बॉल को एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं। राज्य सरकार कहेगी ये केंद्र के हाथ में, केंद्र कहेगी राज्य सरकार के। मैं ये मानता हूँ कि जिस राज्य के पास यदि राज्य के पास जो अधिकार हैं, उस राज्य सरकारों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्र के पास जो है वो केंद्र सरकार करे, और यदि केंद्र सरकार भी यदि कुछ गलत कर रही है तो उसकी पार्टी जो यहाँ पे विपक्ष में बैठी उसकी भी जवाबदेही है सवाल उठाने की। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि यदि केंद्र में जो सत्ता बैठी है, यहाँ पे विपक्ष में होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम लगातार ये मांग करते हैं कि ठीक है, आप खदानों का आवंटन की प्रक्रिया होगी, लेकिन आप तय तो करिए कि जो प्रक्रियाएं होगी वो निष्पक्ष तरीके हैं, पारदर्शी तरीके से हो। जो कानून है, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की जो प्रक्रिया है, उनका सही ढंग से पालन हो। और बार बार जो कहा जाता है कि आदिवासियों की सरकार है या आदिवासियों के हक की हम बात करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कम से कम कुछ तो वो जमीनी तौर पर दिखाई दे। सुंदरानी जी, समय कम है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास बस 10 सेकंड का समय। मैं श्रद्धा जी, आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, अगर प्रदेश सरकार तय कर ले कि कोई भी खदान आवंटित नहीं की जा सकती, क्या प्रदेश सरकार के एनओसी के बिना केंद्र सरकार अलॉटमेंट सीधा कर सकती है क्या? जी जी जी, तो सवाल आलोक जी जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे, लेकिन मिलकर अगर बात हो तो मुझे लगता है आदिवासियों की समस्याओं का भी हल होगा, और तब कहा जा सकेगा कि हाँ, हर कोई आदिवासी हितैषी है। ये वक्त कब आएगा, इसके लिए तो लगता है इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपकी बात में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।